दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सिंड्रेला के पाउडर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी आदमपुर नामक गांव में एक सिंड्रेला नाम की लड़की अपने पिता रतन और माँ शबनम के साथ रहती थी। सिंड्रेला बहुत अच्छी किस्म की लड़की थी। सिंड्रेला रतन और शबनम की एक लौती बेटी थी और उन दोनों ने ही सिंड्रेला को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। लेकिन उनके पास जितना भी होता वो सिंड्रेला के लिए करते। सिंड्रेला भी कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती। रतन एक फैक्ट्री में काम करता था, जिससे उनके घर में अच्छे खासे पैसे आ जाते थे। सिंड्रेला भी स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी, लेकिन सिंड्रेला में एक कमी थी, वो था उसका काला रंग। सिंड्रेला का रंग सांवला था, जिस वजह से उसे स्कूल में कई सहेलियां पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसे चिढ़ाया करती थी। ये देखो, ये सिंड्रेला कितनी काली है, पता नहीं हमारी सहेली क्यों है। टीना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब कोई लड़की गोरी होगी तभी उसके साथ तुम दोस्ती करोगी। मैं तो तुम्हारी हर काम में मदद करती हूँ, फिर भी तुम मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोलती रहती हो। अरे अब तो इतनी काली है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ही नहीं, सभी लोग तेरा मजाक बनाते हैं। मुझे उनकी या तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्कूल में पढ़ने आती हूँ, ना कि किसी को देखने। और मैं तुम्हें फिर से बता देना चाहती हूँ कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद तुम्हारी सोच ही ऐसी हो, इसलिए तुम ऐसा बोलती हो। ऐसा बोलकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। इस तरह सिंड्रेला के बारे में कई लोग बातें बनाते, लेकिन सिंड्रेला को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। एक दिन सिंड्रेला के स्कूल की छुट्टी होती है, तो वो अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पापा पापा, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है और आप भी आज काम पर नहीं जाएंगे, तो क्यों ना हम सारे कहीं घूमने चले? हाँ, मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था कि तुम्हें कहीं घुमा के ले आऊं। अपनी माँ से कह दो कि वो तैयार हो जाएं और तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है पापा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ और मैं मम्मी को भी कह दूंगी। अपने पिता की ये बात सुनकर सिंड्रेला खुश हो गई। वो जल्दी से अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, आपको पता है पिताजी ने बोला है कि हम सब कहीं घूमने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। चलो अब आप तैयार हो जाओ। मैं क्या करूँगी तैयार होकर? मुझे नहीं घूमना बेटा, तुम दोनों ही चले जाओ, घूम के आ जाना। अरे माँ, अगर आप नहीं जाओगी तो घूमने में मजा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। फिर सिंड्रेला तैयार होने चली जाती है। थोड़ी देर में शबनम भी तैयार हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सभी घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद घूम के आ रहे होते हैं, तभी अचानक से शबनम का एक्सीडेंट हो जाता है। सिंड्रेला और रतन तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन शबनम की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। अरे शबनम, तुम्हें क्या हो गया? उठो ना। हाँ माँ, उठिए ना, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? उठिए ना माँ, उठिए ना। इसी तरह दोनों बाप बेटी बहुत रोती हैं। फिर सिंड्रेला रोते हुए कहती है, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही माँ को जबरदस्ती चलने के लिए कहा था। ये सारी मेरी गलती है। नहीं बेटी, इस तरह अपने आप को दोष मत दो। अब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। उन दोनों को बहुत दुख होता है, वो बहुत रोते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर आ जाते हैं और उस दिन से सिंड्रेला और उसके पापा बहुत उदास रहने लगे। शबनम के जाने के गम में सिंड्रेला के पापा की तबीयत खराब हो जाती है और माँ के जाने के बाद अब सिंड्रेला को ही सारा काम संभालना पड़ता था।
रतन की तबीयत खराब होने की वजह से अब वो काम करने नहीं जा पाते थे, जिस वजह से घर में अब कुछ नहीं बचा था। वो एक तरह से बहुत गरीब हो चुके थे और सिंड्रेला ने भी अब स्कूल जाना बंद कर दिया और पैसे ना होने के कारण उनको अब समय पर खाना भी नहीं मिल पाता था। एक दिन रतन सो रहे होते हैं और सिंड्रेला घर के काम कर रही होती है। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, अरे बेटी, कुछ खाने को है क्या? दे दो, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर सिंड्रेला ने हाँ में सर हिलाया और जब वो खाने को देखती है तो उसके लिए ही बस थोड़ा सा खाना बचा होता है। अरे, इसमें तो मेरा ही खाना बचा हुआ है और मैंने भी सुबह से खाना नहीं खाया, लेकिन अभी मैं इन बूढ़ी माँ को दे देती हूँ। इन्हें देखकर तो लग रहा है कि काफी दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया। और ऐसा सोचकर सिंड्रेला के लिए जितना खाना बचा होता है वो खाना सिंड्रेला बूढ़ी औरत को दे देती है। वो बूढ़ी औरत खुशी खुशी खाना खा लेती है और देखते ही देखते वो एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है और बोलती है, सिंड्रेला, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैंने देखा कि घर में सिर्फ तुम्हारे लिए ही खाना बचा हुआ था और तुमने भी सुबह से खाना नहीं खाया, पर अपने बारे में ना सोचकर तुमने मेरे बारे में सोचा और मुझे खाना खाने को दिया और इस बात से मैं बहुत खुश हुई। तुम अकेली रहती हो क्या? नहीं, मेरे पापा हैं और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मेरे पापा काफी ज्यादा बीमार रहते हैं, इस वजह से मेरे पापा कोई काम भी नहीं कर पाते और हम भी किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। उदास मत हो सिंड्रेला, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। तभी परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से वहाँ पर एक जादुई मेकअप प्रकट कर देती है और बोलती है, मुझे पता है सभी लोग तुम्हारे कालेपन के लिए ताने मारते हैं, लेकिन जब तुम इस जादुई मेकअप को लगाओगी तो तुम्हारा चेहरा गोरा हो जाएगा और तुम बहुत ही खूबसूरत दिखने लगोगी और तुम इस जादुई मेकअप से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ये जादुई मेकअप मुझे सब कुछ देगा? हाँ, ये तुम्हें खाने पीने की सारी चीजें देगा और फिर तुम्हें कभी भी भूखा सोना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। सिंड्रेला उस मेकअप को ले लेती है। थोड़ी देर बाद सिंड्रेला के पापा उठ जाते हैं। फिर सिंड्रेला अपने पापा को सारी बातें बता देती है और हम इससे जो भी मांगेंगे ये हमें देगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटी। चल, अब हमें खाने के लिए तो अच्छे से मिलेगा। हाँ पापा, और अब आप भी जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर सिंड्रेला को याद आता है कि उस परी ने कहा था कि अगर वो उस मेकअप को लगाएगी तो उसका चेहरा गोरा हो जाएगा। वो तुरंत ही आईने के सामने बैठ जाती है और उस मेकअप को लगाने लगती है और सच में जैसा परी ने कहा था बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक पल में ही उसका चेहरा गोरा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। अरे वाह, उस परी ने तो बिल्कुल सच कहा था। इस मेकअप ने तो सच में मेरा चेहरा गोरा कर दिया। फिर वो अपने पापा को दिखाती है। उसके पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और जब वो बाहर जाती है तो सिंड्रेला की सहेली टीना ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि सिंड्रेला इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है। अरे सिंड्रेला, तुम इतनी गोरी कैसे हो गई? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम तो मुझसे बात भी नहीं करती थी और ये भगवान का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से मैं गोरी हो गई हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और टीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद सिंड्रेला और उसके पापा उस जादुई मेकअप के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना।
ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में आलिया और ऐश्वर्या नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें अनाथ थी। वो दोनों बहनें दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। दोनों हमेशा दूसरों की मदद करती थी। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। आलिया, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एडमिशन किसी स्कूल में करा दूँ। तुम सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करो। घर का काम मैं संभाल लूंगी। नहीं दीदी, अगर पढ़ाई करनी है तो हम दोनों करेंगे। आपका भी पढ़ाई में बहुत मन है, इसीलिए मैं अकेले पढ़ाई नहीं करूंगी। जिद मत करो आलिया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए तुम्हें स्कूल भेजना चाहती हूँ। उसके बाद वो आलिया का गांव के ही एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देती है। अब आलिया स्कूल जाने लगती है और ऐश्वर्या घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती है। एक दिन दोनों बहनें बाजार से राशन लेने जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक घायल मासूम बिल्ली दिखाई देती है। अरे, लगता है ये बिल्ली बहुत जख्मी है। हाँ दीदी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दोनों बहनें बिल्ली को उठाकर अपने घर ले आती हैं। उसके बाद उसकी मरहम पट्टी करती हैं और उसे खाना भी देती हैं। दोनों बहनें उस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ दिनों बाद वो बिल्ली पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। एक दिन वो बिल्ली भागने लगती है। अरे दीदी, देखो, हमारी बिल्ली भाग रही है। कोई बात नहीं बहन, उसे जाने दो। वो अपने परिवार के पास जाना चाहती है। थोड़ी देर में बिल्ली वापस लौट आती है। फिर ऐश्वर्या उसे खाना खिलाती है, लेकिन बिल्ली खाना नहीं खाती। अरे, क्या हुआ? कोई परेशानी है तुम्हें? म्याऊ, म्याऊ। दीदी, लगता है ये कुछ बोलना चाहती है। क्या हुआ बिल्लो? क्या बताना चाहती हो? तभी बिल्ली वहाँ से जाने लगती है। दीदी, मुझे लगता है ये बिल्ली हमें कुछ दिखाना चाहती है। चलो दीदी, इसका पीछा करते हैं। दोनों बहनें बिल्ली का पीछा करने लगती हैं। चलते चलते वो बिल्ली दोनों को एक जंगल में ले जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बिल्ली हमें यहाँ जंगल में क्यों लेकर आई है? कहीं ये बिल्ली कोई चुड़ैल तो नहीं है ना? तुम सही कह रही हो। पता नहीं ये इस जंगल में क्यों लेकर आई है हमें। मुझे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। अब हम कहाँ जाएंगे? चलो दीदी, यहाँ से लौट चलते हैं। दोनों बहनें वहाँ से भागने लगती हैं। तभी वो बिल्ली जादू से उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। ये देखकर दोनों बहनें बुरी तरह से डर जाती हैं। बचाओ, बचाओ हमें! दीदी, ये बिल्ली तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे दीदी? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो हमसे? हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? तभी वो बिल्ली एक जादूगर बन जाती है। उसे देखकर दोनों बहनें चिल्लाने लगती हैं। बस, चिल्लाना बंद करो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें क्यों मारना चाहते हो? हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। हम तो पहले से ही अनाथ हैं। हमारी विनती है, हमें कुछ मत करना। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बस तुम दोनों मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम एक जादूगर हो, मुझे सब पता है। तुम हमारी बलि देना चाहते हो। हमें माफ करो, हमें घर जाना है। देखो बेटा, मैं मानता हूँ
कि मैं एक जादूगर हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझसे भी बड़ी जादूगरनी है। दरअसल उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो मरने वाली है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मरने से पहले तुम दोनों बहनों से मिलना चाहती हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करो, उसके बाद मैं तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। दीदी भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। दीदी, ये आदमी हमें पागल बना रहा है। देखो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना एक पुण्य का काम होता है। जादूगर अपने जादू से वहाँ 2 जादुई झाड़ू प्रकट करता है। तुम दोनों बहनें अपनी अपनी झाड़ू पर बैठ जाओ। दोनों बहनें जादुई झाड़ू पर बैठ जाती हैं और जादूगर के पीछे चलने लगती हैं। जादूगर उन दोनों को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी जादूगरनी दिखती है। माँ, देखो माँ, मैं दोनों बहनों को ले आया हूँ। प्रणाम बूढ़ी अम्मा। खुश रहो बेटियों। अम्मा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हम तो आपको जानते तक नहीं। तुम मुझे नहीं जानती, ये बात मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आती थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की औरत थी। मरने से पहले वो मुझे कुछ दे कर गई थी। अब समय आ गया है कि वो चीजें मैं तुम्हें वापस लौटाऊं। जादूगरनी अपने जादू से 2 जादुई गुलाब के फूल प्रकट करती है। ये लो बेटा, ये जादुई गुलाब हैं। तुम इनको किसी खुले मैदान में रख देना। उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है। दोनों बहनें अपना अपना गुलाब का फूल ले जाती हैं और उस गुलाब को किसी खुले मैदान में रख देती हैं। गुलाब के रखते ही दोनों गुलाब 2 बहुत बड़े गुलाब के घर बन जाते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर घर है दीदी। चलो बहन, अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने गुलाब घर में चली जाती हैं। गुलाब घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत भरी हुई थी और गुलाब घर से वो जो भी मांगती थी बदले में उन्हें वो मिल जाता था। ऐश्वर्या गरीब लोगों की मदद करने लगी थी। एक दिन कुछ औरतें भीख मांग रही थी। देखो तो जरा, कितनी बेसहारा है ये, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ऐश्वर्या अपने जादुई गुलाब घर के अंदर जाती है। हे जादुई गुलाब घर, क्या तुम इन गरीब औरतों की मदद के लिए मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ। उसके बाद जादुई गुलाब घर से बहुत सारी धन दौलत प्रकट होती है। ऐश्वर्या उन पैसों को ले जाकर उन गरीब औरतों में बांट देती है। तुम ये पैसे रख लो और अपना कोई काम शुरू करो। आज के बाद तुम कभी भी भीख मत मांगना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। वहीं दूसरी तरफ आलिया धीरे धीरे बहुत घमंडी हो जाती है और दूसरों की मदद भी नहीं करती। एक दिन आलिया शॉपिंग करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई देती है। बिटिया, मैं बहुत भूखी हूँ बिटिया, मुझे कुछ खाना दे दे। खाना नहीं है तो पैसे दे दे बिटिया। क्यों रे बुढ़िया, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तुझे उसमें से तोड़ कर दे दूं? मेहनत तो की नहीं जाती, भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है। आलिया जादुई गुलाब घर के अंदर जाती है और बहुत सारे पैसे मांगती है। उन पैसों को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में उड़ा देती है और बहुत सारी शॉपिंग भी करती है। एक दिन जादुई गुलाब घर बहुत गुस्सा हो जाता है। आलिया,
तुम मेरा गलत फायदा उठा रही हो। तुम कभी भी किसी की मदद नहीं करती, ये गलत बात है। अरे अपनी बकवास बंद कर, मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। तू सिर्फ मेरी मौज मस्ती के लिए ही बना है, इसीलिए जो मैं कहूँगी चुपचाप वही कर। आलिया की ये बात सुनकर गुलाब घर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद आलिया की सारी कीमती चीजें भी वहाँ से गायब हो जाती हैं और आलिया बहुत गरीब हो जाती है। वो रोते रोते अपनी बहन के गुलाब के घर के अंदर जाती है, लेकिन घर के अंदर जाते ही उसे एक जोरदार करंट लगता है और वो दूर कहीं जाकर गिर जाती है। दीदी बाहर आओ, दीदी जल्दी से बाहर आओ। दौड़ते दौड़ते ऐश्वर्या घर से बाहर आती है। क्या हुआ बहन, तू चिल्ला क्यों रही है? आलिया अपनी बड़ी बहन को वो सारी बातें बताती है। ये तुम्हारी ही गलती है, तुझे पता है लालच करना बहुत गलत है। आज तेरे ही लालच की वजह से तेरी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहन, अब से तुम मेरे साथ मेरे ही गुलाब घर के अंदर रहना। उसके बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी अपने गुलाब घर के अंदर रहने लग जाती हैं। एक गांव में सोनम अपनी नानी सीता के साथ रहती थी। उसकी नानी दूसरों के घरों में काम करती थी, उसी से दोनों का गुजारा हो रहा था। वहीं सोनम पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। उन्हीं के पड़ोस में सोनम के मामा पीके और उसकी मामी अनुष्का रहा करती थी। कुछ समय पहले जब सोनम के माता पिता एक सड़क हादसे में टपक गए थे, तो उसके मामा मामी ने मिलकर सोनम और उसकी नानी को घर से बाहर निकाल दिया था और सारी जमीन जायदाद पर अपना कब्जा कर लिया था। एक दिन सीता काम करके घर वापस लौट रही थी कि तभी उसे गांव की दो औरतें मिलती है। अरे नानी जी, आप इस उम्र में काम क्यों कर रही हो? अरे आपके तो इतने अच्छे बहू बेटा भी हैं, उनके पास रह लिया करो ना। नहीं बेटा, उन दोनों की तो तुम बात ही मत करो। मेरी कोई बहू कोई बेटा नहीं है। उस अनुष्का ने मेरे बेटे पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। वो सिर्फ उसी की सुनता है, अपनी माँ की तो वो एक नहीं सुनता। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है। तभी वो दोनों औरतें अनुष्का के पास पहुँच जाती हैं और उसे सीता की सारी बातें बता देती हैं। अच्छा, इस बुढ़िया की इतनी औकात हो गई कि अब गांव के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। इस बुढ़िया को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चुपके चुपके अनुष्का सीता के घर पहुँच जाती है। क्यों रे बुढ़िया, तुझसे आराम से बैठा भी नहीं जाता, मेरी चुगली करती घूम रही है? नहीं बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। अरे अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरे बारे में सब जान चुकी हूँ। अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। आज के बाद तू कुछ भी बताने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर अनुष्का डंडे और लातों से सीता को मारने लग जाती है। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने सच में तेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा बेटी। नहीं बुढ़िया, अब तो मैं तुझे कुछ कहने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। पीट पीट कर अनुष्का सीता को बेहोश कर देती है। अरे लगता है इस बुढ़िया का टिकट कट गया। अब जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो गांव वाले मुझे भी ऊपर पहुँचा देंगे। इतना कहकर अनुष्का वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद सोनम वहाँ पर आती है। नानी, क्या हुआ नानी? आंखें खोलिए नानी। सोनम गांव वालों की मदद से अपनी नानी को अस्पताल लेकर जाती है।
थोड़ी देर बाद उसकी नानी को होश आ जाता है। नानी, क्या हुआ था? सीता सोनम को वो सारी बातें बताती है। ये सुनकर सोनम बहुत दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद उनके पास डॉक्टर आता है। देखिए, आपके दोनों पैर अब खराब हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन अब आप चल फिर नहीं सकती। ये सुनकर दोनों जोर जोर से रोने लग जाती है। कुछ दिनों बाद सीता वापस अपने घर आ जाती है। बेटा, अब मैं काम कैसे करूँगी बेटा? कैसे हमारे घर का गुजारा होगा? नानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब से काम आप नहीं बल्कि मैं करूँगी। वो भोली भाली सोनम काम की तलाश में घर से बाहर निकलती है, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में काम नहीं देता। थक हार कर सोनम एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती है। मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है। मैं कैसे अपनी नानी की दवाइयाँ लेकर आऊंगी और कैसे उन्हें खाना खिलाऊंगी? तभी सोनम को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अरे बेटा, जरा इधर आओ, मेरी मदद करो बेटा। बताइए बाबा, क्या मदद करूं मैं आपकी? बेटा, मेरे पास बहुत सारा सामान है, तुम थोड़ा सामान लेकर मेरे घर पहुंचा दो बेटा। खुशी खुशी सोनम बाबा का सामान उसके घर तक पहुंचा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। बाबा, मेरी नानी बहुत बीमार है। उनके लिए दवाइयाँ और खाना लेकर जाना है मुझे। क्या आप मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं बाबा? बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम क्या काम कर सकती हो बेटी? बाबा, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। आप बस मुझे काम दिलवा दीजिए। बेटी, मैं तुम्हें एक बगीचे के मालिक के पास लेकर चलता हूँ, शायद वो तुम्हें कोई काम दे सकता है। बूढ़े बाबा उसे गुलाब सिंह के पास लेकर जाते हैं। साहब, ये एक गरीब बच्ची है, इसे आप कोई काम दे दीजिए तो इसका भला हो जाएगा। हाँ तो ठीक है,